अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। वो दोनों हैरान और परेशान नज़रों से इस इलाके को देख रहे थे जो नहायत अजीब था। हालांकि सारा कुछ बज़ाहिर नॉर्मल था, लेकिन बज़ाहिर दर हकीकत वो वाकई अजीब था। वहाँ जानवर भी मौजूद थे, दरख्त, पौधे, पहाड़, हत्ता कि इंसान भी, लेकिन कुछ तो अलग था जो इस इलाके को अलग बना रहा था। कुछ पर्दे में था जो इस इलाके को सही तौर से जाहिर नहीं होने दे रहा था। अजीब तरह की सनसनाहट दौड़ जाती थी वहाँ कदम रखते ही। हवा भी चल रही थी, लेकिन अजीब रोबोट के से अंदाज में। जानवर ऐसे जैसे चाबी भरे हुए हों। दरख्त यूं हवा में झूम रहे थे जैसे कोई तना पकड़कर हिला रहा हो। गर्ज हर चीज़ अलग सी ना होने के बावजूद अलग सी दिखती थी। जूली फटी फटी आंखों से आसपास देख रही थी, जबकि जैकी इतना हैरान नहीं था, या शायद उसने गौर नहीं किया था, या फिर जूली जैसा नहीं था। जैकी, हम वापस लौट चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? इतना दूर आए हैं तो अब यूं तो वापस नहीं जाएंगे ना? जूली के चेहरे पर उदासी फैल गई, क्योंकि जैकी की ना हाँ में नहीं बदलती थी। चलो अब आगे। वो दोनों आगे बढ़े। हवा बेचैन होकर दरख्तों से सर पटकने लगी, जैसे उन्हें रोक देना चाहती हो। जानवर अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे, जैसे उन्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हों। दरख्त यूं तेज़ी से झूमने लगे जैसे किसी मुसीबत को आते हुए देख लिया हो। जूली हरासा हो गई, खिसक कर मज़ीद जैकी के करीब हुई। एक लम्हे को जैकी भी परेशान हुआ, फिर जूली की खौफजदा हालत देखकर दिल को मजबूत कर लिया। कम ऑन जूली, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। ऐसे इलाकों में आने के लिए उस वक्त तुम ही पुरजोश थी, अब डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जूली के चेहरे पर मोहब्बत की लामतनाही चमक फैल गई। ये मोहब्बत भी अजीब शय है, मौत के मुंह में खड़े शख्स को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, ना उम्मीद शख्स को उम्मीद के नए सिरे थमा देती है। मिकोना, कुछ बात बतानी है आपको। मोहतब खड़े खिदमतकार ने ऐसे आदमी को मुखातिब किया जो चेहरे मोहरे से सरदार टाइप लग रहा था। बोल। बारोब लेकिन मशीनी आवाज़ गूंजी। दो इंसान, एक मर्द और एक औरत, हमारे इलाके में दाखिल होते देखे गए हैं। ये सुनते ही मिकोना उछल पड़ा। जोश और खुशी से उसका पथरीला चेहरा तमतमाने लगा। औरत भी है? क्या धोखा तो नहीं हुआ तुम लोगों को? नहीं मिकोना, धोखे का तो सवाल ही नहीं। मिकोना मजीद खुश हो गया। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रास्ते की हर मुश्किल रुकावट दूर कर दो, और ख़ास कर लड़की को बिल्कुल खौफ महसूस नहीं होना चाहिए। जो हुक्म मिकोना, हुक्म की तामील होगी। ये कहकर खातिम अदब से मुड़ गया। मिकोना जोशो जज्बात से भरपूर कमरे में टहलने लगा। उसे लड़की की बहुत फिक्र थी कि वो कब उसके पास पहुंचेगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उस लड़की को इन तक पहुंचने के लिए मज़ीद कुछ दिन दरकार होंगे। ये इंसान तो नहीं थे, लेकिन करीब करीब इंसान जैसे ही थे। इनका मशीनी अंदाज इन्हें इंसानों से अलग बनाता था। इनके बच्चे जब पैदा होते तो देखते ही रोंगटे खड़े होते महसूस होते। बंदर नुमा शक्ल देखने वाले कराहियत महसूस करते, लेकिन वो सब इसके आदी हो चुके थे, लेकिन इससे निजात चाहते थे, और इसका एक हल था। कोई आदमजादी जो खुद इस इलाके में दाखिल हुई हो। जूली का खौफ खासी हद तक कम हो गया था, या फिर उसने मजबूरन दिल को मजबूत कर लिया था। लेकिन जब 2 दिन गुजरने के बाद भी उन्हें किसी आबादी के आसार दिखाई नहीं दिए तो वो थोड़े से बददिल होने लगे। अब तो जैकी भी बेजार दिखाई देने लगा था, लेकिन अब वापसी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना जैकी को अपनी मर्दानगी के खिलाफ लग रहा था। वो किसी जंगल में मौजूद नहीं थे कि उन्हें रास्ता भूलने का खदशा होता। हाँ, दरख्त कहीं कहीं बहुत घने थे, झाड़ियाँ भी पाँव में उलझती, कांटे अजीब से अंदाज में चुभते, लेकिन इन्हें आगे तो बढ़ना ही था। फिर अचानक जैसे सब कुछ आसान होता चला गया। इन्हें रास्ते की हर रुकावट दूर होती महसूस होने लगी। खासकर जूली बहुत ताज़ा दम महसूस करने लगी खुद को। उसने प्यार से अपने शोहर को देखा जो करीब आती आबादी को देखकर पुरजोश हो रहा था, लेकिन जूली को न जाने क्यों उसके जोश के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा दिखाई दिया। जूली का दिल अजीब से अंदाज में धड़क उठा। वो जो पहले खुश होने लगी थी एकदम ठंडी हो गई। वो चेहरे पढ़ने में माहिर थी,
जैकी न जाने क्यों पुरजोश होने के बावजूद बेचैन सा लग रहा था। कोई परेशानी है जैकी? नहीं जूली, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि चलो कोई आबादी तो नजर आई, वरना तो चल चल कर पाँव भी शल हो गए थे। उसने जूली से आंखें चुराईं, क्योंकि वो जानता था कि जूली उसके अंदर तक झांकने की सलाहियत रखती है और ये कि वो उसके हर झूठ को अच्छी तरह पहचान लेती है। जूली खामोश हो गई। वो आगे बढ़ने लगे, फिर ठिठक कर रुक गए। वजह वहाँ मौजूद इंसान थे या शायद इंसान टाइप कोई और मखलूक। जब वो आबादी के करीब पहुंचे तो वहाँ मौजूद लोगों ने अजीब मशीनी अंदाज में गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। उनके होंठों पर पुरस्सरार सी मुस्कुराहट तैर रही थी। जूली ने झुरझुरी ली। जैकी का दिल एक लम्हे को कांपा। फिर वो लोग अपने काम में मसरूफ हो गए। अरे ये किस तरह के लोग हैं? हाँ जैकी, मैं भी तो एक लम्हे को डर सी गई उन्हें देखकर। वाकई कुछ अजीब से हैं। खैर चलो आगे। जूली ने भी कदम आगे बढ़ा दिए। उनके करीब पहुंचकर उन्होंने उनको मुखातिब किया, लेकिन वो अपने काम में मगन रहे। हाँ, एक ने हाथ के इशारे से उन्हें आगे की राह दिखा दी। जैकी कंधे उचकाकर रह गया और जूली के साथ आबादी के अंदर दाखिल हो गया। क्या वक्त हुआ होगा जैकी? जूली ने पूछा। जैकी ने कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखी और फिर उसकी आंखों में हैरत फैल गई। वो उलझन ज़दा दिखाई देने लगा। क्या हुआ जैकी, बताओ तो सही। यार, मेरी तो वॉच बंद हो चुकी है, हालांकि ऐसा नामुमकिन है। तुम जानती हो कि ये ऐसे बंद नहीं हो सकती, इतनी कीमती है ये रिस्ट वॉच। जैकी के अंदाज में एक नया दुख घुल गया। उसे ये घड़ी बहुत प्यारी थी और एक दोस्त का दिया हुआ निहायत कीमती तोहफा था। जूली भी हैरान हो गई। जैकी, हो सकता है कुछ वक्त के लिए चलना रुक गई हो, फिर ठीक हो जाएगी। खैर तुम परेशान ना हो। वो दोनों आगे चल पड़े। फिर उन्हें एहसास ही ना हुआ कि वो एक अजीबोगरीब दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। जूली ने आसपास निगाह दौड़ाई और हैरान रह गई। ये हम कहाँ आ चुके हैं? जैकी चौंक पड़ा। वाकई उन्हें उस घर में दाखिल होने का कतई एहसास नहीं हुआ था। वो बहुत बड़ा सहन था, धूल मिट्टी से भरा, हमवार पत्थरों से बना हुआ। बिस्तरे की रमक भी नजर नहीं आ रही थी। इमारत अजीब वहशत में डूबी दिखाई दे रही थी। उनके दिल यकदम वहशत में घिर गए। जैकी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हौसला करो जूली, क्या हो गया है? ठहरो, मैं किसी को आवाज़ देता हूँ। फिर जूली के बोलने का इंतज़ार किए बगैर ऊंची आवाज़ में जैकी किसी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ घर के दरो दीवार से टकराकर भयानक मालूम हो रही थी। बस करो जैकी, तुम तो और ज़्यादा खौफज़दा कर रहे हो। जैकी चुप हुआ तो भारी चरचराहट से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। वो चौंक कर मतवज्जा हुए। दिल था कि सीना फाड़ कर बाहर आने को था। सपहर ढलने को थी। फिजा में सोगवारियत सी रची थी और उससे भी ज़्यादा बेचैनी भर देने वाला खौफ। जूली को इस सब का तजर्बा पहली बार हो रहा था और निहायत खौफज़दा कर देने वाला भी। एक बार बस घर वापस चली जाऊं तो फिर ऐसी जगहों पर आने का ख्वाब में भी नहीं सोचूंगी, जूली ने दिल में कहा। वो जो भी था दरवाज़ा खोलकर निहायत जोश से उन तक आया। उसका अंदाज इस कदर डरा देने वाला था कि जूली की चीख निकलते निकलते रह गई। जैकी भी लरस गया। जूली जैकी के बाजू से चिपक गई। आने वाला पुरजोश होने के चक्कर में बहुत ही बदहैबत दिखाई दे रहा था, पर वो बहुत खुश था। इसका अंदाज़ा इन दोनों को हो गया, लेकिन वो क्यों इतना खुश था इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में जूली को हो गया था। वो आदमी जिसका नाम मिकोना था, उसके साथ दोनों अंदर आ गए। कमरा सादा लेकिन अच्छी तर्ज का था। इस वक्त मकान में कोई जी नफ्स मौजूद नहीं था। मिकोना ने उन्हें अपना नाम बता दिया और उन्हें इसी नाम से पुकारने की तलकीन की। इन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? मिकोना के पुरजोश अंदाज ने उनका खौफ खासी हद तक कम कर दिया था, लेकिन वो मिकोना की खुशी समझने से कासिर थे। उन्हें खाना पेश किया गया, वही ग़ज़ा जो वो आम जिंदगी में खाते थे, इसलिए उन्होंने खूब पेट भर कर खाया। इतने दिन पैदल चलने की वजह से थकन शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, सो वो खाना खाते ही लेट गए और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गए। टूट कर नींद आने की वजह से जब वो बेदार हुए तो खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। तभी उन्हें मालूम हो गया कि वो पूरी रात और आधा दिन सोए रहे थे, तभी हल्के फुल्के भी थे। नाश्ता आ चुका था, खूब डट कर किया गया। फिर बाहर निकले। बाहर वही फिज़ा। न जाने क्यों उन्हें अजीब महसूस हो रहा था। उनका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन अब भागने का फ़ायदा भी क्या था? जो कुछ होना था वो तो होकर ही रहना था।
میرے خیال میں ہمیں باہر نکل کر اس علاقے کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، جیکی نے کہا۔ جولی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں اس گھر سے باہر نکل آئے۔ میکونا کا کچھ پتہ نہیں تھا اور کوئی بھی انسان اب وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کے درمیان ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو شاید خوف سے ان کی روح فنا ہو جاتی۔ لا علمی بھی کبھی کبھار کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ سارے گھر عجیب و غریب ساخت کے تھے اور اس طرح تعمیر کیے گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی کہ یہ انسان کے ہاتھوں کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ان میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے اور ان میں بسی ویرانی دل ہلاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی طرز تعمیر حیرانگی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ رہائشی علاقے سے باہر نکلے، باہر سرسبز علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ اتنا سبزہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ اتنی خوشحالی کے باوجود ویرانی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ جولی کے سوال پر جیکی محض کندھے اچکا کر رہ گیا، کیونکہ کسی بھی چیز کا بہرحال اسے پتہ نہیں تھا۔ دیکھو جیکی، یہ کس طرح کی فصلیں ہیں، بالکل گندم کی طرح، لیکن اس سے کتنی الگ سے دکھتی ہیں۔ جیکی بھی غور سے انہی فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ جیکی، چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ دونوں ایک ہرے بھرے گھنے درخت کے نیچے آ بیٹھے۔ فرد بخش ٹھنڈی ہوا ان کو پرسکون کرنے لگی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور احساس بھی تھا جس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ توجہ نہ دی۔ پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خون کی روانی میں تیزی آ گئی ہو۔ ان کے جسم میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ سی شروع ہو گئی۔ انہوں نے وحشت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن ان کے جسم۔ جیکی، یہ کیا ہے؟ جیکی خود حیران تھا۔ کپکپاہٹ اب تکلیف میں بدل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے جسم کو کھینچ رہا ہو، جیسے ان کی کھال جسم سے الگ ہونے کو ہو۔ جولی، اٹھو، بھاگو، اس درخت میں کچھ ہے۔ جولی کو اٹھنے میں شدید مشکل ہو رہی تھی۔ جیکی خود بھی اذیت میں تھا۔ گرتا پڑتا جولی تک آیا، اس کے بازو کو پکڑا اور اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ نہیں جیکی، میں اٹھ نہیں پاؤں گی، میں گھسیٹتے ہوئے جانے کی کوشش کرتی ہوں، تم چلو۔ لڑکھڑاتا گرتا پڑتا جیکی اس درخت کی چھاؤں سے نکلا اور گھسیٹتی ہوئی جولی بمشکل اس تک پہنچ پائی۔ اور پھر ایک حیرانگی بھری بات ہوئی، جیسے ہی وہ اس درخت کی چھاؤں سے نکلے ان کی تکلیف یوں ختم ہوئی جیسے انہیں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سب کیا تھا جیکی؟ جولی نے پوچھا۔ جیکی نے ایک نظر خوفزدہ جولی کی طرف دیکھا اور نہ میں سر ہلایا۔ ایک لمحہ پہلے ہونے والا واقعہ انہیں خواب سا لگا، لیکن وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ جولی، تم اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ جیکی، تم بھی۔ ان دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی اور وہ زور سے ہنس پڑے۔ اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلی ہنسی تھی جس نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ دونوں کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ دونوں میکونا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو پتھر کے ہو جاتے۔ درخت کی نچلی شاخوں سے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے نیچے گر رہے تھے اور تیزی سے زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ میکونا انہی کے انتظار میں تھا۔ ان کے پہلے چہروں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ جواباً جیکی نے اسے ساری بات بتا دی۔ میکونا کے چہرے پر شدید پریشانی دکھائی دینے لگی۔ پھر اس نے ایک بوتل اٹھائی اور ان کی طرف بڑھائی اور ان کو آدھی آدھی پینے کو کہا۔ وہ کوئی کڑوا سا سیال تھا، لیکن اس کو پیتے ہی وہ خود کو مکمل تندرست و توانا محسوس کرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی کمزوری رفع ہو گئی اور بار بار اصرار کے باوجود بھی میکونا نے انہیں اس درخت کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ رات کے کسی پہر جولی کی آنکھ کھلی۔ جیکی اس کے قریب نہیں تھا۔ وہ گھبرا کے جیکی کو آوازیں دینے لگی، لیکن جیکی کی بجائے جب میکونا اس کے پاس آیا تو اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ جیکی کہاں ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے جیکی کے پاس جانا ہے، مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ جولی رونے لگی۔ میکونا اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ ایک تنگ کمرے میں جیکی بے ہوش پڑا تھا۔ جولی دوڑ کر اس کے پاس جانے لگی تو میکونا نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بے ہوش ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے۔ جیکی کو ہوش میں لاؤ، خداوند کے لیے۔ جولی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دیکھو، فکر مت کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ جولی نے دھڑکتے دل سے میکونا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری بات غور سے سنو۔ ہم انسان نہیں ہیں، لیکن ہم میں بہت سی صفات انسانوں والی ہیں۔ یہ سن کر جولی کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔
देखो खौफज़दा बिल्कुल भी मत हो, हम इंसानों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते। तुमने देखा हम बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारा एक मसला है। हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो किसी न किसी जानवर की शक्ल में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने के बाद वो उस सूरत में आते हैं जैसा अब मैं हूँ। ऐसा ना जाने क्यों और कब से है, लेकिन इसका एक हल है, और वो ये कि कोई आदमजाती जो अपनी खुशी से हमारे इस इलाके के सरदार का बच्चा जने। इसके बाद इस नहूसत का साया खुद ब खुद हम पर से हट जाएगा और हमारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होंगे। अब चूंकि इस इलाके का सरदार मैं हूँ और तुम लोग खुद इस इलाके में आए हो, तो अब मुझे लगता है कि इस शर्त के पूरा करने का वक्त आ गया है। तुमको सब समझ आ गई है, तो अब तुम क्या कहती हो? मिकोना की सवालिया नजरें जूली की साकेत चेहरे की तरफ उठी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। बेशक तुम मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। उसकी हज़ियानी आवाज़ ने मिकोना पर कोई असर नहीं किया। अगर शोहर से मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें राज़ी खुशी ये काम करना होगा, वरना तुम्हारे शोहर की भयानक मौत तुम्हारे लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जूली पागलों की मानत दिखने लगी। अपने महबूब शोहर जिससे शादी को महज 3 माह ही हुए थे, उसकी मौत जूली की अपनी मौत थी। फिर मिकोना बोला, अगर शोहर को पता लगने की बात है तो देखो, तुम्हारे शोहर को कुछ पता नहीं चलेगा। वो बेहोश है और उसकी बेहोशी ठीक उसी वक्त टूटेगी जब तुम इस बच्चे को पैदा करोगी, और फिर अपने शोहर के साथ वापस अपनी दुनिया में चली जाना। उसे मालूम भी नहीं होगा कि वो 9 माह तक बेहोश रहा है। बाकी तुम्हारा काम है कि तुम उसे क्या बताती हो और क्या नहीं। अगर तुम्हें ये सब कबूल है तो ठीक है, वरना तुम्हारा प्यारा शोहर इसी तरह बेहोशी में मर जाएगा, और उसके बाद तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारा क्या हशर होगा। मिकोना की भयानक आवाज़ जूली को पागल कर देने को काफ़ी थी, लेकिन वो बेबस थी। अगर अपनी मर्जी से ये काम ना करती तो उसका शोहर मौत के घाट उतर जाता, जो उसे अपनी ज़िंदगी से भी प्यारा था। और फिर जूली के खुद के साथ क्या सलूक होता, वो ये सोचकर ही घबराती थी। वो रात उसकी ज़िंदगी की तल्ख तरीन रात थी, जब एक गैर इंसानी मखलूक मिकोना उसके करीब आया और जूली का कुर्ब हासिल किया। फिर 9 माह गुजर गए। जूली ने मिकोना के बच्चे को जन्म दिया। पूरा कबीला खुश था। उस इलाके में जश्न का सा समा था, क्योंकि इंसानी बतन से पैदा होने वाले बच्चे की वजह से उन पर से नहूसत का साया ख़त्म हो गया था। जूली से जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। वो गैर इंसानी मखलूक खुशी से पागल थी और बच्चे को हाथों पर उठाए फिरती थी। जूली ने एक नज़र भी उस बच्चे को नहीं देखा। उसे डर था कि बच्चे को देखकर कहीं उसकी ममता बेदार ना हो जाए। जैकी होश में आ गया। जूली निढाल सी उसके पास मौजूद थी। जैकी से उसने तबीयत की खराबी का बहाना किया। उसी दिन उन्होंने फिर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मिकोना ने जूली का शुक्रिया अदा किया और एक थैली उसके हवाले की जो जवाहरात से भरी हुई थी। जूली का चेहरा सपाट ही रहा। मिकोना अपने कबीले से बाहर तक उनको रुखसत करके वापस पलट आया। जैकी की नज़र अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ी तो देखा अब वो चल रही थी। वो टाइम देखने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी रिस्ट वॉच 9 माह आगे का वक्त बता रही थी। फिर उसने हैरत से जूली को देखा जो सपाट चेहरे के साथ आगे कदम बढ़ा रही थी।